हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैटरनिक के बारे में। किसके बारे में? आज हम लोग मैटरनिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि मैटरनिक कौन था, इसके बारे में आप बताएं। क्वेश्चन क्या है, मैटरनिक कौन था। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टडी किस तरह से कराता हूँ। सबसे पहले आप स्टडी के बारे में समझिए, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट जागे कि एक्चुअली में यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नोट्स की स्टडी करते हैं। मतलब जो चैप्टर में कहा गया है, पूरे चैप्टर को एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले पूरे पॉइंट को क्लियर करने के बाद ये जब चैप्टर नोट्स कंप्लीट हो जाता है, तो चैप्टर नोट्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर में जितने भी, इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद चैप्टर के बाद, ये समझो चैप्टर अभी करवा रहे हैं, ये चैप्टर के बाद इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी होंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एग्जाम में कितना जो पूछा गया, जो एग्जाम में पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चंस, उसकी स्टडी करते हैं, जो कि 2 मार्क का होता है। एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार उसकी तरह तैयारी आपको कराई जाती है। उसके बाद जब ये 2 मार्क का क्वेश्चन का तैयारी हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की स्टडी करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, उस लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कराते हैं, जो कि 5 मार्क में होता है। एग्जाम में 5 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर नोट्स की स्टडी करते हैं, जो कि चैप्टर नोट्स अगर आप चाहते हैं, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आप चाहते हैं तो ncrtconcept.com पर जाकर के ये नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम चैप्टर नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो हम करवाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव आप इसके वेबसाइट पे जाके ncrtconcept.com पे जाकर के आप इस ऑब्जेक्टिव को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो जाएगा तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 मार्क क्वेश्चन करने के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टडी कराई जाती है। आपको बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इस साइड में, अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं, मेरे चैनल के साथ आप पढ़ते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको होम ट्यूशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना घर पे कोई भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें मेरे साथ अगर कंटिन्यूसली जुड़ा रहें तो। अदरवाइज अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से मैट्रिक की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जैसे मैं पढ़ाऊँ, जो भी वीडियो अपलोड करूँ, तो उसको जल्द से जल्द आप अटेंड करें और देखें, ताकि अपने जितने भी कन्फ्यूजन है वो सेकंड कन्फ्यूजन को दूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से स्टडी कराई जाती है। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रवाद और नेपोलियंस के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था राष्ट्रवाद के बारे में, पहले यूरोप के बारे में हम लोग स्टडी किया था। यूरोप के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा था नेपोलियंस के बारे में, जो कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल की क्लास में। ये नेपोलियंस के बारे में सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अगर आपको ये क्लास भी अटेंड करना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ना मिले तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आज हम लोग मैटरनिक के बारे में। इसके बारे में समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से, बिना कोई कन्फ्यूजन के। तो चलिए, सबसे पहले मैं समझता हूँ मैटरनिक कौन था। मैटरनिक के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए, मैटरनिक का जन्म जो हुआ था वो 15 मई 1773 में ऑस्ट्रिया के कावलेज नगर में हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिए, ऑस्ट्रिया के कावलेज नगर में। ठीक है, कब हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म 15 मई 1773 में हुआ था। कब हुआ था बाबू रे? 15 मई 1773 में। मैं आपको ये ज़्यादा इंडिकेट कर देता हूँ, ऑस्ट्रिया के कावलेज नगर में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं अब आगे बताता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जानते हैं। वह कुलीन श्रेणी के खानदान से संबंध रखता था। मतलब वो किस खानदान से संबंध रखता था? कुलीन श्रेणी खानदान से। देखिए, मैं आपको यहाँ पे जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाएगा। बहरहाल मैं ऑब्जेक्टिव का जब तैयारी कराऊंगा, जब आप चैप्टर नोट्स पढ़े रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे जब आप चैप्टर नोट्स की स्टडी करते हैं, तब मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो मतलब समझ में आ गया क्या है। इसकी पैदाइश कब हुई थी? 15 मई 1773 में ऑस्ट्रिया के कावलेज नगर में हुआ था। वह कुलीन श्रेणी खानदान के संबंध रखता था। अपने कहता है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा काल में उसने फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप भागे हुए
कुलीनों की दुख कथा को सुना था। मतलब जब वो स्टडी कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ में था, तो जब वो पढ़ रहा था तो उसने कुलीन खानदान के बारे में पढ़ा था कि कुलीन परिवार के साथ क्या किया गया था। क्यों? क्योंकि वो कुलीन श्रेणी खानदान से संबंध रखता था। और जब वो अपने खानदान के बारे में पढ़ा तो उसे क्या हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया मेटरनिक को कि मेरे खानदान के साथ ऐसा क्यों किया गया। मतलब उसके खानदान के साथ जो भी किया गया, लेकिन उसे सुन करके, उसी कथा सुन के बहुत ही उसे दुख हुआ। आगे, तथा उसी समय से वह क्रांतिकारी भावनाओं का जानी दुश्मन बन गया। मतलब जो क्रांतिकारी के समर्थक में थे, जो क्रांतिकारी थे, उससे क्या हुआ, वो उसका क्या होगा, खिलाफ, मतलब जानी दुश्मन बन गया, उसके खिलाफ हो गया। मतलब उसको वो पसंद ना करने लगा, जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांति करते थे। ठीक है, आगे बताएंगे। जैसे नेपोलियन के बारे में बताया, वो बहुत क्रांतिकारी था, बहुत ही ज़्यादा क्रांति किया, बहुत ही ज़्यादा युद्ध जीता। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया, उसको भी समझाया गया। ठीक है, आगे, उसके पिता का पवित्र रोमन साम्राज्य का उच्च अधिकारी, जिसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं, उच्च अधिकारी और जर्मनी का सरदार था। मतलब वो साम्राज्य का क्या था, रोमन साम्राज्य का उच्च अधिकारी था, सुपरवाइजर भी था। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर था, एंड जर्मनी का सरदार था। क्या था? जर्मनी का सरदार। ये चीज़ याद रखिएगा। कहता है कि राइन नदी के किनारे पश्चिमी जर्मनी में उसके पिता का एक बड़ी जागीर थी। किसके? मेटरनिक के पिता के, है ना। मेटरनिक का जो पिता का था वो एक क्या था, जर्मनी में उसके पिता का क्या था, एक बड़ी सी जागीर थी। जब क्रांति के दौरान नेपोलियन ने इस जागीर पर अधिकार कर लिया, जब क्रांति हो रहा था तो मेटरनिक के बाप के इस जागीर पर क्या किया, नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। तो मेटरनिक विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में ही क्रांति का विरोधी तथा नेपोलियन का कट्टर दुश्मन बन गया। जाहिर सी बात है कि किसी के बाप को तकलीफ पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है वो कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, वो उसके सामने बुरा हो जाता है, वो उसका दुश्मन बन ही जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। समझ में आया? उसके बाद शिक्षा समाप्त करने के बाद, जब वो शिक्षा समाप्त किया, जब पढ़ना वो छोड़ा, तो 1795 में उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कॉलिटस की पुत्री के साथ हुआ। ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसके साथ इसका विवाह हुआ था, ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से मैं बता, जो इंपॉर्टेंस होगा मैं आपको उस कलर से इंडिकेट कर दूंगा ताकि आप आराम से उसे याद रख सकें। तो शिक्षा समाप्त करने के बाद 1795 में उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर, मतलब चांसलर मतलब होता है वहाँ के राजा के साथ, राजा की बेटी के साथ, जिसका राजा का नाम क्या था, कालिटस की पुत्री के साथ हुआ। मतलब उसकी विवाह हो गया किसी मेटरनिक का। ठीक है, इस विवाह, अब यहाँ पे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, कहता है कि इस विवाह में से उसकी राजनीतिक शादी हुआ तो इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि, मतलब ग्रोथ हो गई। जाहिर सी बात है कि अब ये उसके चांसलर की बेटी के साथ शादी हुआ है। जब चांसलर की बेटी के साथ शादी हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक में लोग उसे जानेगा, क्योंकि वो चांसलर का बेटी है। और उसके दामाद के बारे में क्यों नहीं लोग जानेगा, जब अपनी उसकी बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानता था लोग पहले से, तो उसके बाद दामाद के बारे में जानने लगा तो उसकी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव वृद्धि हो गई, मतलब लोग उसे जानने लगे। कहता है सन 1801 से सन 1806 तक उसने अलग अलग देशों में राजदूत, एम्बेसडर के पद पर वो कार्य किया। जब वो शादी हो गया उसका तो 1801 से लेकर के 1806 तक वो राजदूत, अलग अलग देश में राजदूत के पद पर कार्य किया, और वह इस देशों के शासकों और राजनेता के संपर्क में आया। जाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिक्स में कोई घुसता है तो जाहिर सी बात है लोगों का संपर्क क्या होता है, बहुत मजबूत होने लगता है, जानकारी बढ़ने लगती है। जब वो सारा चीज़ क्या हुआ, जब पॉलिटिकल में घुसा और राजदूत बना तो लोग उसे जानने लगे, वो अचीन पहचान होने लगा, राजनीतिक में उसका अपना नाम बनने लगा। कहता है कि वह, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसका मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे कलर से, वह सन 1890 में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, प्रधानमंत्री जिसे बोलते बन गया, और वह 1809 से 1848 तक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का विदेशी मंत्री रहा। मतलब वो कब बना, चांसलर कब बना, 1809 में। मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कब बना, 1809 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। अब 1809 से लेकर 1848 तक ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का विदेश मंत्री रहा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुद्धिमान गुप्त चालक था। ठीक है, ये चीज़ आई, मैं जो भी यहाँ से टिक आउट कर रहा हूँ ये चीज़ आपको 2 नंबर में लिखना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेटरनिक कौन था, तो आपको यहाँ से लिखना है जहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद नेपोलियन की बाटुल हार के बाद मेटरनिक यूरोप की राजनीतिक का रखवाला बन गया। जैसे मेटरनिक की हार हुई तो यूरोप का रखवाला कौन बन गया, नेपोलियन का जब हार हुआ तो यूरोप का रखवाला कौन बना, मेटरनिक बना।
उसने यूरोपीय राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, इतना अच्छा भूमिका निभाया। 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास काल मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब उसने 1815 से लेकर के 1848 तक इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि मेटरनिक युग के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, लोग उसे मेटरनिक युग के नाम से जानने लगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है मेटरनिक कौन था, तो आपको बस यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा। बस समझ में आया? मेटरनिक कौन था? तो वह मेटरनिक क्या था? वह सन 1809 से 9 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना, प्रधानमंत्री बना गया, और वह 1809 से 1848 ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का विदेशी मंत्री रहा। अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुप्त विद्यमान चालक था, है ना, चालक आदमी था। नेपोलियन के बाटुल हार के बाद मेटरनिक यूरोप के राजनीति का रखवाला बन गया। उसने यूरोपीय राजनीतिक में इतिहास प्रमुख इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास का काल का मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आप यहाँ तक भी आप लिख देते हैं तो 1 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आज आपको पूरा मेटरनिक के बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा, एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आगे कहता है, अब ये दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो साथ हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर लेते हैं। चलिए, कहता कि मेटरनिक ने अपने प्रधानमंत्रित्व मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप काल में कहता जवाबदेही का नकल करने लगा, नीति अपनाई, और उसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया का साम्राज्य यूरोप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है, तो लोगों को जवाबदेही का नकल करने लगा। लोग जैसे सवाल करने लगे वैसे ही जवाब देना उसका कर्तव्य हो गया, वैसे वैसे जवाब देने लगा और वैसे वैसे उसके कार्यों को पूरा किया। तो इस कारण वो साम्राज्य यूरोप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। वह आगे भी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बना रहता यदि ऑस्ट्रिया में अत्याचारों की भावना का प्रचार न हुआ होता। मतलब ये बंदा जो है वो अत्याचारों के मामला में आगे बढ़ रहा था, इसलिए इसका प्रधानमंत्री का शासक वो था, उसे छोड़ना पड़ गया। बस समझ में आई? अब कोई भी जो भी होता है, जो भी प्रधानमंत्री होता है, अगर उसका अत्याचार बढ़ता है, लोग देखो प्रधानमंत्री कितना भी अच्छा काम करे वो अलग बात है, लेकिन अगर उसका अत्याचार बढ़ जाता है तो लोग उसे पसंद करना बंद कर देता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि वो आगे भी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बना रहता यदि ऑस्ट्रिया में अत्याचारों की भावनाओं का प्रचार न हुआ होता। अब 1848 में ईस्वी में समाजवादी, उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने कहा कि वियना में मेटरनिक का राजमहल घेर लिया। वियना कौन है? ऑस्ट्रिया का क्या है? राजधानी है, ये चीज़ याद रखिएगा। वह गुप्त रूप से इंग्लैंड भाग गया। जब वो लोगों ने, उदारवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादियों ने उसके घर को घेरा तो वो क्या किया? गुप्त रूप से छुप करके इंग्लैंड भाग गया। कहता है कुछ साल बाद वह वापस वियना आया, जहाँ 11 जून 1859 में उसकी मृत्यु हो गई। मेटरनिक क्रांतिकारी का कट्टर दुश्मन था। उसके अनुसार क्रांति की एक भीषण समरकन रोग थी, मतलब वो बहुत दुश्मन था, इस कारण से उसे एक रोग हो गया। मतलब होता है ना कि पागलपंती छा जाना, उस तरह से उसका एक रोग हो गया और इसे संक्रामक रोग के जल्द ही रोकने की चाहिए। वह राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वह निरंकुश शासन का समर्थक था। ठीक है, निरंकुश मतलब होता है प्रतिक्रियावादी, जो काम धाम ना करे, जो अपने मनमानी करे, वो ऐसे शासन का क्या था? समर्थक था, वो उसके सपोर्ट करता था। ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो जनता उसे इसलिए पसंद नहीं किया और उसे चांसलर से नियुक्त करा, मतलब उसे चांसलर जो था, प्रधानमंत्री था, उसके पदों से इस्तीफा देना पड़ा और डर से जब उसके राजमहल को घेर लिया गया तो वो गुप्त रूप से इंग्लैंड भाग गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपको अगर पूछा जाए नेपोलियन मेटरनिक कौन था, तो आप इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर दे देते हैं तो 1 नंबर आपका नहीं करता। बहरहाल ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इतना क्लियर किया। आगे चलते हैं, आगे हमें देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे कह रहा है, आगे पढ़ना है यूरोप में मेटरनिक का योगदान, मतलब यूरोप में मेटरनिक का क्या योगदान था वो बताना है। ठीक है, योगदान, यूरोप में मेटरनिक का योगदान क्या था वो समझते हैं। ठीक है, योगदान होता है ना कि क्या क्या उसने किया देश के लिए, क्या क्या उसने किया, ये योगदान में आता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूँ, कुछ अच्छा कलर लेता हूँ जो आपको अच्छे से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए रेड ले लेता हूँ। समझिए, कहता कि मेटरनिक ने सबसे पहले बड़ा काम यह किया कि उसने एक लंबे अरसे तक यूरोप को शांति दी। मतलब शांति क्यों दी? अब यहाँ मतलब आराम क्यों दिया, ये समझिए। नेपोलियन के युद्ध से जख्मी यूरोप को आराम और शांति की बड़ी ज़रूरत थी। जब नेपोलियन पूरे यूरोप पे जब राज कर रहा था
तो इसे क्या था, बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा क्रांति के कारण बहुत सारे बिखर चुके थे, सभी देश में बहुत ही मतलब कि हाहाकार मचा हुआ था। तो जब मेटरनिक प्रधानमंत्री बना था तो मेटरनिक क्या किया, पूरे यूरोप को ना, मेटरनिक ने सबसे पहले यह काम किया कि लंबे अरसे तक यूरोप को क्या थी, बहुत बड़ा शांति दी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया, जो नेपोलियन ने पूरे शांति को भंग करके चला गया था। मेटरनिक ने अपने कार्यकाल में इस बात की पूरी कोशिश की कि यूरोप में शांति बनी रहे, कोई भी दिक्कत ना आए, कि यूरोपीय वासी को जो रह रहे हैं उसको कोई भी समस्या ना आए, यह इतना वो कोशिश किया। ठीक है, सन 1815 से लेकर 40 वर्ष तक, 1815 से लेकर 40 वर्ष तक यूरोप में जो शांति कायम रही, उसका जो श्रेय है, उसका जो मतलब क्या कहते हैं ना कि क्रेडिट है, वो सही मायने में मेटरनिक को ही दिया जा सकता है। समझ में आया? जो 40 वर्ष तक शांति रहा, 1815 से लेकर के 40 वर्ष तक जो शांति यूरोप में रहा, उसका पूरा क्रेडिट मेटरनिक को मिलता है। चाहे यह शांति बहुत महंगी क्यों न पड़ी हो या कैसे भी हो, लेकिन वो शांति रखा, शांति किया, सारी चीज़ को, सारे लोगों को, यूरोपीय वासियों को शांति दिया, सही से रहने का एक ढंग दिया और कोई भी दिक्कतें नहीं आने दिया। मेटरनिक अपने समय का महान पॉलिटिशियन था, है ना, पॉलिटिशियन था। वह अपने समय में यूरोपीय राजनीतिक केंद्रक था, पर कुछ कारणवश उसे पतन करना पड़ा, पतन हुआ, कुछ कारणवश उसे भी यूरोप छोड़कर भागना पड़ गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे आता है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या, मैंने आपको बताया ना, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था मेटरनिक युग के बारे में, अभी जस्ट आपको ऊपर बताया। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ने जो शासन किया था, राज किया था 1815 से लेकर 1848 तक, वो मेटरनिक युग के नाम से जाना गया। अब यहाँ देखिए, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के पश्चात यूरोप में राजनीतिक पटल पर मेटरनिक का उदय एक नए युग का सूचक था, जिससे समानतः मेटरनिक युग कहा जाता है। समझ आया? मतलब फ्रांस में क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के बाद जो यूरोप में राजनीतिक पटल पर मेटरनिक का उदय हुआ, राजनीतिक स्तर पर जो मेटरनिक का क्या हुआ, आया, जब मेटरनिक शासन करने आया तो एक सूचक था जिसपे सामान्यतः मेटरनिक युग कहा जाता है। यह युग 1815 से 1848 तक रहा और इस काल में उसने यूरोप के राजनीतिक को अपने तरीके से संचालित किया, अपने तरीके से चलाया, उसमें जो उसको मर्जी लगा, उसको जो अच्छा लगा वो किया। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थक करता था। मतलब प्रतिक्रियावादी मतलब बोले तो जो घोर प्रतिक्रियावादी होता है ना, जो बुराई के साथ होता है, जो बुराई के अच्छाई के खिलाफ होता है, उसके समर्थक था। उसकी सारी नीति का सिद्धांत था कि शासन करो, कोई परिवर्तन न होने दो। मतलब उसका नियम था कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न होने दो। उसका ये, आपको ये भी चीज़ याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला जो अभी हम बताए हैं, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, ये किसने कहा था? तो ये मेटरनिक ने कहा था। शासन करो और कोई भी परिवर्तन न होने दो, ये मेटरनिक ने कहा था। बात समझ आई? आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है कि उसने अपने प्रतिक्रियावादी नीति को आज अंजाम देने के लिए जिन तौर तरीक़ों का इस्तेमाल किया, उसने मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मेटरनिक व्यवस्था। मतलब उसने जो भी काम किया, जो भी अपने हिसाब से काम किया, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक व्यवस्था। इस व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में संतुलन कायम करना था। वह संतुलन जिससे फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध को भंग कर दिया गया था। मतलब जो फ्रांस में पहले से संतुलन था, बना हुआ था, जो नेपोलियन और फ्रांस के नेपोलियन युद्ध के भंग कर, जो नेपोलियन ने युद्ध किया था, वो सारे को क्या किया? ख़त्म कर दिया था शांति को। और ये संतुलन बनाए कौन रखा था? मेटरनिक रखा था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मेटरनिक युग था। अगर आपसे पूछे मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग में सीधा से जवाब देना है कि 1815 से लेकर 1848 तक जो कार्यकलाप किए थे मेटरनिक, उसे मेटरनिक युग कहा जाता है। मतलब एक सिंपल सा भाषा में आप कह सकते हैं। मतलब कहना, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के बाद यूरोप में राजनीतिक पटल का मेटरनिक का उदय एक नए युग के सूचक था, जिस पर सामान्यतः है ना मेटरनिक युग कहा जाता है। यह युग 1815 से लेकर 1848 तक रहा। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, एक नंबर भी एग्जाम में नहीं काटेगा। अब यहाँ पे आता है मेटरनिक के पतन के कारण। मतलब मेटरनिक को आखिर यूरोप छोड़कर क्यों भागना पड़ा, ऑस्ट्रिया छोड़कर क्यों भागना पड़ा, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज देखते हैं इसको, मेटरनिक का पतन। ठीक है,
कहता कि 1848 में फ्रांस की जनता को सम्राट लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति कर दी। 1848 में फ्रांस की जनता लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति कर दी। अब ये लुई फिलिप का हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा यहीं पे रहिए, ठीक है। लुई फिलिप के बारे में अगर जानना है तो आगे पढ़ेंगे, और हो सकता है नेपोलियन में शायद हम चर्चा किए हैं, बहरहाल दिमाग में नहीं है, बड़े हालात याद रखिए। लुई फिलिप भाग गया और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। इस समाचार को सुनकर ऑस्ट्रिया की जनता का उत्साह बढ़ गया। 13 मार्च 1848 को मेटरनिख के विरुद्ध वियना में क्रांति हो गई। क्रांतिकारियों ने मेटरनिख के महल को घेर लिया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। कहता कि भीड़ नारे लगा रही थी मेटरनिख त्याग पत्र दो, मेटरनिख त्याग पत्र दो, ऐसे नारे लगाए और मेटरनिख का नाश हो, मेटरनिख का नाश हो, मतलब मेटरनिख त्याग पत्र दो, मेटरनिख का नाश हो। ये मेटरनिख जो था वो शायद अपना प्रधानमंत्री लुई फिलिप को बनाया था। मे भी मैं इसमें कुछ लिखा नहीं हूँ तो ये चीज़ थोड़ा सा छूट गया है, बहरहाल ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये बहुत घोर प्रतिक्रियावादी है। लुई फिलिप क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि मेटरनिख ने परिस्थितियों की नाजुकता को पहचान लिया और कहा, मैं एक बूढ़ा हकीम हूँ, उसे तुरंत चांसलर पद से त्याग पत्र दे दिया और इंग्लैंड भाग गया। मतलब जब लोगों ने उसे दबाव डाला तो उसने क्या किया, वो त्याग पत्र दिया और वो इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। जैसे उसका राजमहल समाजवादी है ना, समाजवादी कहता है कि यहाँ जितने भी लोग थे वो सभी क्या किया, उसके महल को घेर लिया था। अब बिहार के जैसे घेर लिया तो यहाँ पे ये नारे लगाने लगे, मतलब मेटरनिख त्याग पत्र दो। वो क्या किया, बोला कि मैं बूढ़ा हकीम हूँ, मुझे जाने दो, और वो उस कारण से वो क्या किया, चांसलर के पद से वो क्या किया, त्याग पत्र दे दिया और वो इंग्लैंड चला गया। कहता कि मेटरनिख के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अब क्या क्या कारण थे वो उसके बारे में समझते। कहता मेटरनिख द्वारा शासन करने का तरीका पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी था, मतलब गलत था, और क्रांतिकारी विचारों का विरोधी था। मतलब वो क्रांतिकारी, जो लोग क्रांति करने वाले, जो आंदोलन करते थे, उसके वो विरुद्ध था, है ना, विरोधी था। जैसे अभी हमारे भारत में क्या होता है कि अगर किसान आंदोलन करते हैं तो वो क्या करते हैं, सरकार उसको और ऊपर से गोलियां बरसा देते, डंडा बरसाते, तो ये सब गलत था। तो वैसे ही मेटरनिख भी करता था, जो कि ये गलत था, जिस कारण उसका शासन विचारशील लोगों के और देशभक्त लोगों के लिए असहीन हो गया। मतलब जो विचारशील लोग, जो समझदार लोग हैं, जो देशभक्त है, उसके लिए ये चीज़ बहुत गलत लगा, और ये चीज़ गलत लगा तो उसे जाहिर सी बात है आंदोलन होगा, तो मेटरनिख को छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि मेटरनिख की खराब नीति के कारण पूरे यूरोप में आतंक छा गया। मेटरनिख को जो भी सहयोग मिला वह भय के कारण मिला। मतलब मेटरनिख डरा के रखे हुए थे सारे लोगों को, और वो डर के मारे उसे क्या किया, लोग उसे सपोर्ट करते थे, अपनी मर्जी से नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में उसका पतन अनिवार्य था। जाहिर सी बात है, डरा के तो तुम किसी को कब तक रख सकते हो, डरा के तुम कब तक रख सकते हो। अगर उस पर पीठ के पीछे, अगर जिसको तुम डरा के रखे हुए हो, अगर कोई भी इंसान अगर उसके आगे पीठ पे आके हाथ रखे, मैं हूँ आगे तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो आपका विरोध एक दिन ना एक दिन करेगा ही करेगा। कब तक आप उसे डरा के रखोगे। तो ये था मेटरनिख के बारे में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये था मेरा मेटरनिख के बारे में। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप नोट करना चाहते तो नोट तो करने वाला है नहीं, क्योंकि मैं अभी पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर में जो नोट्स इसमें क्या करोगे, मैं जब पढ़ाऊंगा, जो 2 मार्क का क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, वो नोट करना। ये नोट करने की चीज़ नहीं है, आपको ये समझना है सिर्फ, ठीक है। मैं अभी इसका शॉर्ट क्वेश्चन बाकी हूँ, जो एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जाता है, वो आपको अभी बहुत ज़रूरी पढ़ना है, वो अभी हम नहीं ला रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद मैं चैप्टर को ही 2 मार्क का क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 1830 की क्रांति के साथ। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।